साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में आज संरचनावाद पर वार्ता हेतु मौजूद हैं प्रोफेसर करुणा शंकर उपाध्याय सर। मैं चंद्रकांत तिवारी हमारे दर्शकों का और सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज हम संरचनावाद के स्वरूप वैशिष्ट्य पर बात करेंगे। संरचनावाद अंग्रेजी के स्ट्रक्चरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो दो शब्दों के योग से बना है कि स्ट्रक्चर और इज्म। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या ढांचा, और इज्म का अर्थ है विचारधारा अथवा सिद्धांत। संरचनावाद पहली बार एक ऐसे सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है जो किसी कृति को पूरी तरह से एक भाषिक संरचना के रूप में स्थापित करता है। इसका मानना है कि कोई भी रचना एक भाषिक विधान होती है, एक भाषिक वितान में तनी होती है। इसलिए किसी भी रचना को रचना कहने के बजाय उसे एक पाठ माना जाना चाहिए। यह अंग्रेजी में आए हुए नई समीक्षा आंदोलन के आगे की कड़ी है। लगभग 1950 से 1970 के बीच में संरचनावाद जो है एक आंदोलन के रूप में जोर पकड़ता है। यह ऐसा बौद्धिक आंदोलन था जिसने 20वीं शताब्दी के मानव विज्ञान के अनेक आयामों को सिद्धांत रूप देने का कार्य किया है। इसकी व्याप्ति गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा वास्तुशास्त्र जैसे अनेक क्षेत्रों में समान रूप से रही है। यह कला, साहित्य और संस्कृति को समझने की एक व्यवस्था देने वाली प्रक्रिया है, जो कृति के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की व्यवस्था देती है और एक प्रकार से भाषिकी के रथ पर आरूढ़ होकर वस्तु और अभिव्यक्ति के अनेक संदर्भों को पाठक के सामने खोल करके रख देती है। यह कृति को पाठ मानते हुए उसमें निहित भाषिक इकाइयों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, इन सब में जो परस्पर निर्भरता है, जो अंतरावलंबन है, उसे लोगों के समक्ष रखने का कार्य करती है। यह विचारों की संरचना और भाषिक संरचना के अंतर को हमारे सामने रखती है। यह शब्द विधान के साथ साथ अर्थ विधान की परीक्षा करने की दृष्टि देती है। भारतीय संदर्भ में जो भर्तृहरि का घटपट भेद है और जो बौद्ध अपोहवाद है, उसमें माना जाता है कि इसके मूल सूत्र मिलते हैं, जिसे पश्चिमी विद्वानों ने जिसे कहें कि बहुत वैज्ञानिक तरीके से नए संदर्भ में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। कलाकृति और उसकी प्रकृति और उसके संपूर्ण विधान को भाषिक विश्लेषण के माध्यम से विश्लेषित करने की जो प्रविधि है, वही संरचनावाद का मूल रूप है। जीवन और जगत को समझने की एक दृष्टि देने वाली यह प्रक्रिया है, जो मिथक, प्रतीक और तमाम भाषिक उपादानों को आधार बना करके किसी कृति के समस्त पक्षों को पाठक के सामने खोलकर रखती है। यह किसी संरचना में निहित विशिष्ट क्रम को, उसकी भाषा को, उसमें जिन जिन तत्वों का मिश्रण होता है और किस प्रकार से उसमें एक औचित्यपूर्ण संगति पाई जाती है, उन्हें पाठक के सामने रखने का कार्य करती है।
संरचनावाद एक प्रकार से कृति के लय निर्माण, उसके अलंकारिक कौशल, उसकी वैचारिक विदग्धता और भाषा के जो भी स्थानीय और विशिष्ट रूप हैं उसे प्रस्तुत करने का कार्य करती है। इसे विश्व के अमूल से पश्चिमी साहित्य शास्त्र और रूसी रूपवाद पर आधारित एक प्रकार से वैज्ञानिक आलोचना पद्धति है, जिसमें स्विस भाषा विज्ञानी सासिवर ने आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसे रूसी मूल के रोमन याकब्सन तथा रूसी स्वर विज्ञानी एन.एस. त्रोब्जकाई ने अर्थव्याप्ति प्रदान करने का कार्य किया है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध जो नृतत्व शास्त्री हैं लेवी स्ट्रास, उन्होंने भी अपने अध्ययन द्वारा संरचनावाद को अर्थव्याप्ति प्रदान करने का कार्य किया है। जी। इसमें और भी कई विद्वान जुड़ते हैं, जिनमें नार्थोप फाई हैं, ग्रीमा हैं, तोदोरोफ हैं, जिनीत हैं, रोला बार्थ हैं, जोनाथन कुलर हैं। रोला बार्थ ने ही साहित्यिक संरचना के विश्लेषण के लिए भास्की के प्रतिमान को जो है उपलब्ध कराया। यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाठ के स्वरूप को रेखांकित करने वाली पद्धति है। पाठ रचनाकार के प्रति कोई जरूरी अपील नहीं करता, न ही वह गूढ़ दुर्बोध संकेतक के प्रति करता है, न ही विषय के प्रति करता है, न ही उस मूल भूत प्रकर्ता के प्रति करता है जिसका प्रायः पाठ पर अधिकार माना जाता है। पहली बार पाठ केंद्रित आलोचना पद्धति के रूप में एक वैज्ञानिक प्रविधि के तौर पर रोला बार्थ ने ही जो है संरचनावाद को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इनकी दृष्टि में हर रचना एक पाठ है जो ज्ञान विज्ञान के दूसरे अनुशासनों से भी स्वयं को जोड़ती है। जब किसी कविता में विज्ञान की बात आती है, दर्शन की बात आती है, राजनीति या समाजशास्त्र की बात आती है, तो उसी को अंतर पाठ कहा जाता है। यानी जब साहित्य के क्षेत्र में कोई दूसरा अनुशासन प्रवेश करता है तो उसको अंतर पाठ कहते हैं। जैसे कामायनी में प्रसाद जी फिजिक्स का या भौतिक विज्ञान का प्रयोग करते हैं कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ेया चेतन। तो यही अंतर पाठ है। तो साहित्यिक कृति को पाठ के रूप में देखने की जो प्रविधि रोला बार्थ ने उपलब्ध कराई है, इसमें उन्होंने यह कहा है कि आलोचक का काम जो है उस पाठ में विद्यमान जो अर्थ की परतें हैं उनको उघाड़ना नहीं है, अपितु एक पाठ के लिए एक अर्थ का निर्माण करना है। उनका कहना है कि पाठ में बहुलार्थता होती है क्योंकि बहुपाठीयता होती है। एक पाठ को, एक कृति को अनेक पाठक और अनेक आलोचक पढ़ते हैं और जितने पाठक या आलोचक उस कृति को पढ़ेंगे उसके उतने ही अर्थ जो है निश्चित हो सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी अपने यहाँ कविता को अनंत अर्थ संभवा कहा गया है। लेकिन जो आलोचक है, विशेष करके जो संरचनावादी आलोचक है, उसका यही दायित्व है कि वह हजारों लाखों अर्थों में से एक निश्चित अर्थ की प्रतिष्ठा करे, यानी उसकी बहुलार्थता में से भी श्रेष्ठतम अर्थ क्या हो सकता है, यह स्थापित करने का कार्य जो है आलोचक का है। रोला बार्थ ने दो प्रकार के पाठ बतलाए। उन्होंने कहा कि एक रीडरली टेक्स्ट जिसको पाठकीय पाठ कहा जा सकता है, और दूसरा राइटरली टेक्स्ट जिसको हम लेखकीय पाठ कह सकते हैं। पाठकीय पाठ का केवल उपयोग होता है, लेकिन लेखकीय पाठ वह है जिसे पाठक पढ़ते हुए लेखक के साथ स्वयं लिख सकने में समर्थ होता है। कई बार माना जाता है कि पाठालोचन में पाठक और लेखक
सहयात्री होते हैं। और कुछ आलोचक ऐसे हुए हैं, कुछ ऐसे रचनाकार हुए हैं कि उन्होंने जब रचना में या कृति में या पाठ में प्रवेश किया तो उसके साथ सहयात्री, रचनाकार के साथ सहयात्री होने का अनुभव किया है। और ऐसी पाठ केंद्रित आलोचना भी जो है वह कालजयी हो जाया करती है, वह महत्वपूर्ण हो जाया करती है। संरचनावाद में दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आती है वह है लेखकीय अनुपस्थिति का सिद्धांत। संरचनावाद यह मानता है कि सबसे पहले लेखक को साहित्य से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेखक के आधार पर किसी कृति का या पाठ का विश्लेषण करेंगे तो हम ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई बड़ा रचनाकार है तो उसकी सामान्य सी रचना को भी हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, और कोई अगर सामान्य रचनाकार है, नवोदित रचनाकार है, तो उसकी श्रेष्ठ रचना को भी कई बार हम सामान्य कह देते हैं। अगर लेखक का नाम या लेखक के व्यक्तित्व को, लेखक के प्रभाव को हम कृति से बेदखल कर दें, उससे हटा दें, तो हम रचना के मूल मर्म तक या पाठ के मूल मर्म तक पहुंच सकते हैं। जी। रोला बार्थ की किताब आती है द डेथ ऑफ द ऑथर 1968 में, जिसमें उन्होंने लिखा कि एज इंस्टीट्यूशन द ऑथर इज डेड, यानी एक संस्था के रूप में लेखक मर चुका है। इसलिए जब हम पाठ का विश्लेषण करें तो उसमें रचनाकार की जन्म मृत्यु और उसके व्यक्तित्व की चर्चा न करें। इनका कहना है कि पाठक जो है जब महत्वपूर्ण हो जाता है तो लेखक अपने आप ही गायब हो जाता है। हमारे लिए पाठक महत्वपूर्ण है। पाठक पाठ के साथ क्या व्यवहार करता है वह जरूरी है। इसलिए हमें रचनाकार की मृत्यु की बात करनी चाहिए, उसे कृति से बेदखल कर देना चाहिए, उसे अलग कर देना चाहिए। रोला बार्थ ने जो फ्रांसीसी कवि मलारमे हुए हैं उनकी एक पंक्ति भी उद्धृत की है, बड़े ही नाटकीय अंदाज में उद्धृत की है। उन्होंने लिखा है कि राइटिंग राइट्स नॉट ऑथर्स, यानी साहित्य लिखता है, साहित्यकार नहीं। यानी कोई भी साहित्य सृजन जो है वह शून्य में संभव नहीं है। जीवन और जगत के जो भी दृश्य और अदृश्य आयाम हैं वह कहीं न कहीं होते हैं, और उनकी प्रेरणा या कल्पना रचनाकार के मन में आती है और रचनाकार उसे अपनी कलाकृति में उतारने का कार्य करता है। जी। यानी इस तरह से यह कहा जा सकता है कि संरचनावादी आलोचकों की दृष्टि में पाठक महत्वपूर्ण है, लेखक महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए लेखक को महत्व से हटाया गया और उसके स्थान पर पाठक को स्थापित करने का कार्य किया गया। इनका यह भी मानना है कि जो पाठ है वह एक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक पाठ में बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, सौंदर्यपरक बातें भी आती हैं। तमाम पाठ के तमाम पक्षों को यह अलग कर पाना, उनके अर्थों का सर्जनात्मक उपयोग कर पाना, यह आलोचक के सामने एक चुनौती होती है। इसलिए जब आलोचक पाठ के समक्ष जाता है तो वह लेखक से कमतर नहीं होता, बल्कि वह एक प्रकार का पाठकीय उत्पादन करता है। वहां लेखक जो है एक अतिथि की तरह हो जाता है, पाठक और आलोचक जो है वह मुख्य भूमिका में आ जाता है। इसमें जो तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है वह है भाषिक प्रतिमान की प्रतिष्ठा। संरचनावादियों ने किसी पाठ या कृति के विश्लेषण के लिए भाषा को ही प्रतिमान के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। इसमें सासिवर जो स्विस भाषा विज्ञानी हैं उनका एक सिद्धांत है लांग और परोल। लांग का अर्थ है भाषा तंत्र और परोल का अर्थ है भाषा व्यवहार। उन्होंने एक उदाहरण दिया है हिमशैल का। जिस प्रकार से आइसबर्ग या हिमशैल समुद्र में होता है
उसका एक हिस्सा समुद्र की सतह के ऊपर होता है जो दिखाई देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर होता है जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता वह ऊपरी हिस्से को संभाले रहता है। इसी प्रकार से जब हम भाषा व्यवहार करते हैं तो वह तो दिखाई देती है, जिसे परोल उन्होंने कहा, लेकिन हम किसी भाषा का व्यवहार या प्रयोग जिस व्याकरणिक संरचना, जिस भाषिक व्यवस्था या भाषिक तंत्र के आधार पर करते हैं वह दिखाई नहीं देती है। यानी लांग जो है वह अदृश्य है और परोल जो है वह भाषा व्यवहार के रूप में दृश्य है। इसलिए हम प्रतिदिन बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ लोग इसलिए समझ पाते हैं कि वह भाषिक व्यवस्था सबके मन में होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि लैंग्वेज स्पीक्स नॉट मैन, अर्थात भाषा बोलती है, व्यक्ति नहीं जी। उन्होंने संरचनावाद को समझाने के लिए शासीवर ने भाषिक संरचना के दो भेद किए। उन्होंने कहा कि एक है संकेतक, जिसको सिग्निफायर कहा, और दूसरा उन्होंने कहा संकेतित, सिग्निफाइड। उनका कहना था कि अगर हम किसी पाठ का विश्लेषण करते हैं तो यह एक वैज्ञानिक सूत्र है, साइन बराबर सिग्निफायर बटे सिग्निफाइड, यानी संकेत बराबर संकेतक बटा संकेतित। यानी किसी पाठ के संकेत तक पहुंचना है तो संकेतक से संकेतित का भाग दे देना है, तब हम उसके अर्थ को स्थापित कर सकते हैं, उसे सबके सामने रख सकते हैं। इन्होंने यह भी कहा कि हम जिस भाषिक तंत्र से परिचित होते हैं अगर उसी का प्रयोग किया जाएगा तभी लोग जो है उसके अर्थ को पकड़ पाएंगे। मान लीजिए कि हिंदी में हम किसी वृक्ष को पेड़ कहते हैं, तरु कहते हैं, बिटप कहते हैं, पादप या दरख्त कहते हैं, यहां तक लोग समझ लेंगे। अंग्रेजी में भी ट्री कहते हैं तो समझ लेंगे, लेकिन अगर आर्बर कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उनके कहने का मतलब यही कि जो भाषिक व्यवस्था हमारे मन में बैठी हुई है, अगर उसी भाषिक व्यवस्था के अंतर्गत हम शब्द प्रयोग करेंगे या भाषिक प्रयोग करेंगे तभी हमारी समझ में वह बात आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। यानी संरचनावाद इस सूत्र पर चलता है, लेकिन इस सूत्र को जितना वैज्ञानिक कहा गया वह उतना वैज्ञानिक जो है सिद्ध नहीं हो पाया। यह वस्तुनिष्ठता की बात तो करता है, लेकिन कृति का मूल्यांकन केवल वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही संभव नहीं है। तो रोला बार्थ और सासीवर के उपरांत जाक देरिदा, फोकाल्ट, क्रिस्तेव और ल्योतार ने संरचनावाद को एक प्रकार से आगे भी बढ़ाया और उसकी सीमाओं का निर्धारण भी किया। जाक देरिदा ने संरचनावाद को चुनौती देकर संरचनावाद, जिसको डिकंस्ट्रक्शनिज्म कहा जाता है जी। उसकी स्थापना की। इसके जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में तो इसका प्रभाव रचनात्मक साहित्य के धरातल पर तो नहीं देखा गया। इसमें कुछ आलोचकों ने इसका प्रयोग किया है, जैसे डॉक्टर गोपीचंद नारंग ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसकी विस्तार से चर्चा की। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया है, डॉक्टर पांडे शशभूषण सीतांश ने किया है और हमने अपनी पुस्तक में किया है। तो आलोचकों ने संरचनावाद का प्रयोग आलोचना की पद्धति के रूप में किया है और भाषिक विधान के विश्लेषण के रूप में किया है, लेकिन चूंकि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक और एक प्रकार से कठिन और दुर्बोध पद्धति है, तो इस पद्धति के आधार पर कोई रचनाकार किसी कृति का
निर्माण कर सके, यह अपेक्षाकृत ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसलिए संरचनावाद का प्रभाव हिंदी साहित्य में रचनाकारों के धरातल पर या रचनात्मक साहित्य के धरातल पर नहीं पड़ा। जो पड़ा वह आलोचनात्मक साहित्य के धरातल पर ही पड़ा। चूंकि बाद में उत्तराधुनिकतावाद और विसंरचनावाद ने अपना प्रभाव ज्यादा फैलाया, इस कारण से हिंदी साहित्य में भी संरचनावाद कोई विशिष्ट जगह जो है नहीं बना पाया। इसका केवल इसी दृष्टि से महत्व है कि यह पाठालोचन के क्षेत्र में व्यक्तिनिष्ठता को त्यागता है, वस्तुनिष्ठता का आदर्श रखता है और विशेष रूप से पाठ केंद्रित आलोचना पद्धति या समीक्षा पद्धति जो है मनुष्य के समक्ष रखता है और उसके माध्यम से मनुष्य को सोचने की और कृति के विश्लेषण की एक दृष्टि जो है प्रदान करता है। इस दृष्टि से हम संरचनावाद के प्रभाव को और उसके उपयोग को, उसके स्वरूप को देख सकते हैं। यह पहली बार भाषा विज्ञान को आधार बनाकर, युक्ति कौशल को आधार बनाकर, भाषिक कौशल को आधार बनाकर साहित्यिक पाठ के विश्लेषण की पद्धति उपलब्ध कराता है, जिससे आलोचना में वस्तुनिष्ठता बढ़ी है, आलोचना में कृति का महत्व बढ़ा है और कृतिकार का महत्व जो है घटा है। इसलिए कहा जाता है कि हैमलेट जो इनका नाटक है शेक्सपियर का, उसमें एक भूत का प्रसंग आया है। तो जो संरचनावाद में अर्थ चिन्ह है, जो संकेत और संकेतक का मसला है, उसको उस भूत की तरह ही देखा गया है और बाद के आलोचक जो है इसे बहुत आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि यह जितना वैज्ञानिक होने का दावा करता है उतना वैज्ञानिक सिद्ध नहीं हो पाया। यह विमर्श के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति तो उपलब्ध कराता है, लेकिन जब हम पाठ विश्लेषण को प्रयोग के धरातल पर ले जाते हैं तो कृति के विश्लेषण की बात आती है, तो क्रियाशीलता, उत्पादन और व्यवहार के धरातल पर वह सटीक सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि संरचनावाद कृति को भाषा शास्त्र के आधार पर विश्लेषण की पद्धति उपलब्ध कराता है, लेकिन जो संकेतक का क्षेत्र है वह इतना कठिन और दीर्घ सूत्री है कि उसके आधार पर किसी पाठ का विश्लेषण करना आलोचकों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हुआ है। इसलिए संरचनावाद बहुत प्रभावी आंदोलन नहीं बन पाया।